नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आप ही बताइए कोई क्या करे अगर वो ज़मीन या कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेता है किसी सूट के पेंडेंसी के दौरान, जब उसमें स्टे ऑर्डर भी पास किया हुआ है कोर्ट ने। फिर वो एप्लीकेशन मूव करता है इम्प्लीडमेंट का और वो खारिज कर देती है कोर्ट। उसके बाद क्या ऑप्शन है, उसे क्या करना चाहिए। और यही ऐसे ही एक कुछ सवाल थे जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी किया था। जिस जजमेंट का जिक्र मैं कर रहा था वो एच अनंजप्पा वर्सेस ए प्रभाकर का था, जिसको मैंने फर्स्ट पार्ट में डील किया था। ये 2025 में का जजमेंट है। और जो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने था, जो डिवीज़न बेंच के सामने था, वो ये था कि क्या इम्प्लीडमेंट के एप्लीकेशन जो ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत फाइल किया है वो डिसमिस हो जाने के बाद उस व्यक्ति के पार्टी बनने का पॉसिबिलिटी है ऑर्डर 22 रूल 10 के तहत या सेक्शन 146 सीपीसी के तहत। तो दूसरा सवाल ये था कि क्या जो ट्रांसफरी है सूट के पेंडेंसी के दौरान वो डिफेंडेंट के तौर पे इम्प्लीड किया जा सकता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में। ये दो बेसिक सवाल थे। तो इन दोनों सवाल का है कि हाँ किया जा सकता है। और जो इनेबलिंग प्रोविज़न है ऑर्डर 22 रूल 10 का, उसको इन्वोक करके उसे पार्टी बनाया जा सकता है इवन उस सूरत में जबकि उसका इम्प्लीडमेंट का एप्लीकेशन डिसमिस हो चुका है। इसमें हम आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताऊं कि ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का जो जजमेंट का मैंने जिक्र किया प्रभाकर वाले का। और फर्स्ट पार्ट पिछले हफ्ते मैंने डाला था और उसमें बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा था। तो चूँकि जजमेंट बड़ा था तो हमने सोचा कि इसको 2 पार्ट में करते हैं जिससे कि आपको सुविधा हो। फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा, वहाँ देखकर जाकर आप फर्स्ट पार्ट देखिएगा। तो इसके पहले अब हम देखते हैं कि क्या रेलिवेंट प्रोविज़न है ऑर्डर 22 रूल 10 का। फिर हम देखेंगे जजमेंट में किन किन चीज़ों को कंसीडर किया गया। ये सेक्शन 22 रूल 10 एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है जब फाइनल ऑर्डर के पहले किसी सूट में कोई जो असाइनमेंट क्रिएट हो जाए या कोई डिवोल्यूशन हो या कोई और तरीके से इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है प्रॉपर्टी में किसी और व्यक्ति का, तो वो कोर्ट की अनुमति के बाद कोर्ट से लीव लेकर परमिशन लेकर वो उस सूट को कंटिन्यू कर सकता है जिसने उससे ख़रीदा है उस प्रॉपर्टी में शेयर या जिसके ज़रिए उसमें डिवोल्यूशन हुआ है। यहीं पे एक और प्रोविज़न है सेक्शन 146 का, वो भी बड़ा रेलिवेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में। वो ये कहता है कि प्रोसीडिंग, जहाँ पे कोई प्रोसीडिंग चल रही है और वो किसी व्यक्ति के एप्लीकेशन पे या उसके इनिशिएटिव पे चल रही है, और तो वो प्रोसीडिंग को कंटिन्यू किया जा सकता है उस व्यक्ति के द्वारा भी जो पहले व्यक्ति के थ्रू अपना राइट क्लेम करता है। अगर हम इसी कॉरोलरी में, इसी विचारधारा में चलें और इसी कॉन्टेक्स्ट में चलें, तो दूसरा पर्सपेक्टिव में भी है जहाँ एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन जिस व्यक्ति के पास जो डिग्री होल्डर है वो अपने राइट को अगर असाइन कर देता है किसी और व्यक्ति को, या कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा उसके पास चला जाता है सब्सिक्वेंट व्यक्ति के पास, तो वो कंटिन्यू कर सकता है एग्जीक्यूशन को इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो उसका उस केस में प्लेंटिफ नहीं था। तो असाइनमेंट के ज़रिए उसके पास ये राइट क्रिएट हो जाता है। और इसी चीज़ को देखते हुए जो ऑर्डर 21 रूल 16 में एक ये भी डाला गया कि 146 का जो प्रोविज़न है वो प्रिवेल करेगा, सेक्शन 146 का प्रोविज़न, जिसके तहत जो राइट क्लेम करते हैं, जो व्यक्ति जो क्लेम कर रहा है इस व्यक्ति के जरिए, उसको कंटिन्यू कर सकता है। इसके पहले कि आगे बढ़ूँ, मैं देखूँ एक बड़ा ही अच्छा जजमेंट है 4 जजेस बेंच का, श्रीमती सायला बाला दासी वर्सेस निर्मला सुंदरी दास। ये 1958 का जजमेंट है। इसमें देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो इस तरह के इशू में एप्लीकेबल है। पेंडेंसी के दरमियान कोई भी व्यक्ति, सूट की पेंडेंसी दरमियान कोई भी व्यक्ति अगर सूट प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो वो अपील के स्टेज पर भी आ सकता है उस सूट में। और
इवेंट तब कि जबकि उसका एप्लीकेशन इवन की बाई ऑर्डर वाई 22 रूल 10 का भी एप्लीकेशन डिसमिस हो गया है। तो इस तो भी और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर 22 रूल 10 का एप्लीकेशन डिसमिस कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने अपहेल्ड किया हाई कोर्ट के डिसीजन को कि जिस ग्राउंड पे वो लीव को परमिशन को पार्टी बनने का अलाउ नहीं किया था हाई कोर्ट ने, वो सही था। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि उसके पास अभी भी रास्ता है वो अपने छूट में अपील में जाने का, ये सेक्शन 146 के एम्बिट में के दायरे में। तो तभी सेक्शन 146 एक अकोमोडेटिंग प्रोविज़न है जो कि सब्सिक्वेंट राइट जिसके पास जाता है उसको सूट में आने का और अपने राइट को डिफेंड करने का। और तभी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था इस केस में कि इसको लिबरली इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। तो अब तक हमने देखा क्या कि 3 प्रोविज़न पे हमारा जिक्र हो रहा था। पहला ऑर्डर 1 रूल 10 जिसमें इम्प्लीडमेंट होता है, वहाँ पे कोर्ट देखती है कि वो नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी है या नहीं। दूसरा ऑर्डर 22 रूल 10 एंड तीसरा सेक्शन 146। तो जो प्रिंसिपल एप्लीकेबल है सेक्शन 22 ऑर्डर 22 रूल 10 में, वो बड़ा ही ब्रॉड है। उसमें ये कोर्ट को नहीं देखना होता है कि वो नेसेसरी पार्टी है या नहीं है, जैसा कि इम्प्लीडमेंट के लिए ऑर्डर 1 रूल 10 में देखा जाता है। तो यहाँ पे केवल ये दिखाना होता है कि भाई जो राइट है वो उसके पे डिवोल्व हुआ है या असाइनमेंट के ज़रिए आया है, किसी ऑपरेशन ऑफ लॉ के ज़रिए आया है, और इतना ही देखकर कोर्ट उसको पार्टी इंप्लीड कर सकती है। उससे भी जो वाइड प्रोविज़न है वो सेक्शन 146 का, जो अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उस व्यक्ति का जो सूट में था, तो वो उस सूट में कंटिन्यू कर सकता है जिसके पास ये राइट एक्रू हुआ है या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो। तो ये इन चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट का जिक्र किया, और इन जजमेंट के साथ एक धुरेंद्र सिंह वाली जजमेंट का भी जिक्र किया, और उसके बाद कुछ गाइडलाइंस दिए इस सिनेरियो में जबकि क्या करना चाहिए कोर्ट को और क्या गाइडिंग फैक्टर है। हालांकि जो जजमेंट अभी मैं जिस पर डिस्कशन कर रहा हूँ, जिसका ये सेकंड पार्ट है नंजप्पा वर्सेस प्रभाकर का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो सब्सिक्वेंट परचेजर था उसका इम्प्लीडमेंट का एप्लीकेशन डिसमिस हुआ था, और इस कंडीशन में जहाँ पे वो इंजंक्शन के दौरान जानबूझकर उसने सूट प्रॉपर्टी खरीदी थी और इंजंक्शन का वायलेशन किया था, बेचने वाले ने भी खरीदने वाले में भी। तो इस फैक्ट में कोर्ट ने जो नहीं दिया उसे सेक्शन 22 ऑर्डर 22 रूल 10 का बेनिफिट, वो सही था, और उसको इस सिनेरियो में कोर्ट ने जो लीव नहीं दिया वो सही था। तो अब देखते हैं कि क्या गाइडलाइंस बनाए हैं और क्या प्रिंसिपल सेटल किया कोर्ट ने इस जजमेंट में। सबसे पहला तो बताया कि जब तक कि फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस बिल्कुल एडवर्स नहीं हो, जनरल प्रिंसिपल ये है कि कोर्ट को परमिट कर देना चाहिए जो भी सब्सिक्वेंट परचेजर है उसको रूल 1 ऑर्डर 1 रूल 10 में या ऑर्डर 22 रूल 10 में। दूसरी बात यह है कि जो सब्सिक्वेंट परचेजर होते हैं पेंडेंसी के दौरान जो खरीदते हैं, उनका एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं है सूट में पार्टी बनना। वो कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है, और कोर्ट के परमिशन से लीव ग्रांट को जब लीव ग्रांट करती है तभी वो उसमें पार्टी बन सकते हैं, और इसका कोई एब्सोल्यूट रूल भी नहीं बन सकता। तीसरी बात उन्होंने कही कि सब केस में एक ही एप्लीकेबल होगा, हर एक केस के अपने फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस हैं, उसको देखकर कोर्ट ये डिसीजन लेती है कि उसको पार्टी प्लीड करना है या नहीं। चौथी बात कही कि जब भी इस तरह का डिसीजन कोर्ट ले कि लीव ग्रांट करना है या नहीं करना है, तो उसमें जो भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है उसको प्रॉपर अप्रिसिएशन करके ही कोर्ट ये डिसाइड करे कि क्या करना है। पांचवी बात कही कि जो भी ट्रांसफरी होते हैं जो सूट के पेंडेंसी के दरमियान होते हैं, अगर वो ये चूज़ करते हैं कि सूट में पार्टी ना बने, तो ये उनके अपने कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस पे होता है, क्योंकि चाहे वो पार्टी बने या ना बने, जो डिक्री पास हुआ होता है कोर्ट सूट में वो उन पे एप्लीकेबल होगा। और सेक्शन 52 का जो बेनिफिट है या जो
लीस्ट पेंडेंसी का जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उस पर वो एप्लीकेबल होगा, जो डिग्री है उन पे एप्लीकेबल होगा। और आखिर में ये कहा कि जो भी असाइनी है किसी भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का, पेंडेंसी ऑफ सूट के दौरान वो कोर्ट से लीव मानकर रिकॉर्ड पे आ सकते हैं, या अगर प्लेंटिफ को पता चल जाता है कि पेंडेंसी ऑफ सूट के पेंडेंसी के दौरान वो प्रॉपर्टी आगे बिक चुकी है, किसी और का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है, तो प्लेंटिफ को भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो उसको रिकॉर्ड पे लाए। अन्यथा वो व्यक्ति खुद अपने एफर्ट करे कि अगर उसने सब्सिक्वेंटली परचेज़ किया है और इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उसके प्रॉपर्टी में, तो वो उसको सूट में हिस्सा बने, जिससे कि वो अपने राइट और इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सके। इन सब प्रिंसिपल के बाद, जो प्रिंसिपल का डिस्कशन हुआ, उसके बाद जो डिवीज़न बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन का, उन्होंने जो 580 दिन का डिले था और हाई कोर्ट ने कंडोन कर दिया था सब्सिक्वेंट परचेजर का, उसको उस ऑर्डर को सेट असाइड किया। हालांकि सब्सिक्वेंट परचेजर को उन्होंने परमिशन दे दी, लिबर्टी दे दी कि जिससे उसने ख़रीदा है उसके खिलाफ़ जो भी लीगल एक्शन बनता है वो करे, अपने पैसे की रिकवरी हो या डैमेजेस हो जो भी। या थैंक यू वेरी मच। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए ये जजमेंट भी 27 जनवरी 2025 का है, तो ज़्यादातर मैं लेटेस्ट जजमेंट पे ही डील करता हूँ, तो आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि जो भी मेरा अपडेशन है वो आप तक पहुँच सके।